नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन इससे पहले आज बजट के ऊपर बात करते हैं। आज बजट आया, आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुना होगा। कुछ चीज़ें हुई जो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है। और जैसे कल हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। असल में इन लोग प्लानिंग कर लिए थे, एक तरीके से अनाउंसमेंट भी आ गया था, बट ऑफिशियल आज हुआ है। ओके, जैसे कल इन लोग एफ&ओ के बारे में बात कर रहे थे, कई दिनों से इसके ऊपर बात चल रहा था कि एफ&ओ में बहुत ज़्यादा पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ओके, और इस जुआ है, सट्टा है, बहुत सारे बातें किए इसके ऊपर। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग सोचे थे कि इसको रोकने के लिए कुछ अच्छा उपाय किया जाएगा, लेकिन ये रोकने के लिए अच्छा उपाय बिल्कुल नहीं किए हैं। इनके कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस मुझे नज़र आता है। अगर ये सब चीज़ें होना भी था तो एलटीसीजी छूने का क्या ज़रूरत था। एलटीसीजी टैक्स को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छूने का कोई मतलब नहीं था, जबकि इसमें भी 0.25% इंक्रीज किए हैं। 10% कैपिटल गेन को 10.5%, 12.5% कर दिए हैं। क्या लॉजिक लगता है? जितने लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उनको भी डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो इसको बढ़ाने का कोई मतलब बनता है कि आप एफ&ओ की ट्रेडिंग को रोकना चाहेंगे? ठीक है, एसटीटी आपने डबल कर दिया, एसटीटी डबल हो गया। अगर आप कल से आने वाले दिनों से जब आप एफ&ओ में ट्रेड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका चार्जेस डबल हो चुका है। तो एफ&ओ में ट्रेडिंग करना इसके वजह से थोड़ा सा ज़रूर कम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी आपने नहीं छोड़ा। तो आपको पता होगा कि 2004 या 2005-06 में शॉर्ट टर्म कैपिटल माफ़ करो, हाँ, एसटीटी के बदले लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन आया था, राइट। अब कैपिटल मतलब आने वाले दिनों में दोनों में से एक टैक्स को हट जाना चाहिए था, अब दोनों प्लस हो रहा है। तो कुल मिला के कल के वीडियो में बहुत लोगों ने मतलब कमेंट किए थे, मुझे अच्छा भी लगा पढ़ के कि ये सरकार सिर्फ अपना खजाना भरने का प्लान कर रही है, सब बहानाबाजी है। एफ&ओ को रोकने का कोई उपाय नहीं। अगर एफ&ओ को रोकने का उपाय होता तो आप एवरी इंडाइसिस का एक्सपायरी है उसको रोको। एवरी वीक में अगर आप एक्सपायरी लाते जाओगे, आपके पास भरमार एफ&ओ का मतलब एफ&ओ में ट्रेड करने का विकल्प मौजूद रहेगा, तो आम पब्लिक तो आएगा ही ना। नो डाउट कि यहाँ पर 90% लॉस कर रहे हैं। बहुत लोग कमेंट किए थे कि 90% लॉस कर रहे हैं। हर बिजनेस में 90% लॉस करते हैं, केवल 10%, 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके जो मतलब जो आप चाह रहे हैं कि पब्लिक को हम रोकना चाहते हैं, आम पब्लिक को हम रोकना चाहते हैं, भारत जैसे देशों में एफ&ओ ट्रेडिंग का कोई वजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है, विकासशील देशों में, जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे में बोला है। तो लेकिन ऐसा तो कुछ किए नहीं। आपने कुछ इसमें बैरियर लगा देता तो ठीक है कि हाँ ठीक है, जिसके पास 10 लाख कैपिटल होगा वही ट्रेड कर पाएगा, जिसके पास 50 लाख कैपिटल होगा वही ट्रेड कर पाएगा, जिसके पास 1 करोड़ का होल्डिंग होगा वही ऑप्शन हेज कर पाएगा, जिसके पास 10 लाख का होल्डिंग होगा वही ऑप्शन सेल कर पाएगा, क्योंकि ऑप्शन हेज के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हेज कैसे करोगे, राइट। लेकिन इस तरीके से कुछ चीज़ें हुई नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाने का मतलब और एफ&ओ ट्रेड को आप कम करने का जो लॉजिक देते हो, मुझे लगता है कि आप निवेशकों को, आम लोगों को ये सरकार बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रही है। बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रही है। उसको लगता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है। अरे भाई, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं यार कि आप करना क्या चाहते हो और आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। ऐसा नहीं है कि इनकी मानसिकता अच्छा नहीं होगा। मानसिकता हो सकता है कि अच्छा हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एलटीसीजी टैक्स जो बढ़ा है वो कम कर दें, ठीक है, लेकिन एसटीटी कम होगा इसकी संभावना नहीं है। तो आप ये थोड़ा सा दिखता है कि हाँ एसटीटी बढ़ा दिए, थोड़ा सा एफ&ओ ट्रेडिंग कम हो जाएगा, लेकिन जिन लोग हजार हजार करोड़ रुपए लेके आते हैं उन लोग कम नहीं करेंगे, उन लोग ट्रेड करेंगे ही करेंगे। हाँ, आपको करना चाहिए कि मंथली में एक एक्सपायरी कर दो, ठीक है, तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। अभी तो क्या है, एवरीडे एक्सपायरी है, हर किसी को 10 रुपये का ऑप्शन बाई करके 100 रुपये करना है। तो लोग हीरो जीरो करने के लिए आते हैं, 10 बार ट्रेड करेंगे, एक बार सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मनी मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं तो लोग इसमें प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मतलब कुल मिला के बाजार एलटीसीजी टैक्स को लेके तो बिल्कुल सरप्राइज हुआ होगा। हालांकि बाजार काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया है और निफ्टी तो पॉजिटिव भी हो गया था, हालांकि लास्ट में थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग जरूर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो देखिए, बाजार में लिक्विडिटी काफ़ी है। म्यूचुअल फंड के पास 22,000-20,000 करोड़ महीना में आ रहे हैं, वो मार्केट में पैसा लगाएंगे, ठीक है। उनके पास मजबूरी भी है पैसा लगाना, होल्ड कर नहीं सकते, ओके। तो पैसा लगाएंगे, मार्केट में पैसा आएगा और बाजार इसकी वजह से ऊपर भी चला जाएगा। थोड़ा नीचे आने के बाद बहुत इंपैक्ट होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन बाजार इससे और लोग इससे तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने इनकम टैक्स को भी पिछले 10 साल से गोल मोल घुमा रहे हो, बस उसी आसपास है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप छूट दे रहे हो। तो कुल मिला के बजट
थोड़ा सा बिहार को काफ़ी अच्छा आपने एलोकेशन दिया है, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। फिर आपने चंद्रबाबू नायडू को दिया, ठीक है, आपके सहयोगी हैं, आप उनको दो, वहाँ पर आप डेवलपमेंट करो। ओवरऑल डेवलपमेंट तो अच्छी होगा, चाहे जिसके थ्रू भी हो, राइट। बट ऐसा लगता नहीं कि बहुत अच्छा मतलब ये बजट को हम कहें, ठीक है। कुल मिला के मुझे ऐसा नज़र में आता है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो निवेशकों को सरकार बेवकूफ़ समझता है। बाकी ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा क्या आप लोगों को अच्छा लगा इस बजट में, ठीक है। मुझे तो थोड़ा और ऐसा भी नहीं कि जैसे आप पिछले साल रेलवे के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किए थे, डिफेंस के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किए थे, इस वजह से रेलवे और डिफेंस की स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट भी किए, नो डाउट। अभी देखिए, असल में बजट भी एक तरीके से कहो तो पूर्ण बजट नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर एक नया बजट आएगा, ओके। तो एक तरीके से आधा ही बजट ये भी है, अंतरिम बजट ये भी है कुल मिला के। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको फिर से नए बजट में 2025 वाले बजट में कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तो मुझे कुछ बेटर समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए कल के लिए थोड़ा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। आज का दिन अच्छा नहीं रहा मेरा, स्पेशली फिनांस निफ्टी का जो आईबी जैसा मैं सोच के रखा था, जैसा मेरा प्लानिंग था, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। और मैं पिछले 3-4 बजट से ट्रेड कर रहा हूँ। बजट के दिन 3-4 मिनट के बाद अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली पैसा मिलता है और बहुत अच्छा डीके मिलता है, ठीक है। 30% के स्टॉप लॉस के साथ मैं एक ट्रेड प्लान किया था। मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस जंप करके आगे निकल गया था, इस वजह से लॉस भी मेरा प्लस हुआ। और शुरुआत में मैं थोड़ा सा फिनांस निफ्टी, क्योंकि शुरू में फिनांस निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था, जब ऊपर से नीचे आने लगा इसी समय लग गया था कि थोड़ा सा खराब हो रहा है आज, क्योंकि रुका नहीं यहाँ पर, ओके। तो मैं यहाँ चूंकि मैं इसको 9:16-17 में ट्रेड प्लान कर लिया था, इस स्पाइक में मेरा लॉस हो गया था। आई थिंक इस स्पाइक में मेरा लॉस, देखिए मैं लगभग 1,50,000 के आसपास का लॉस में था जब बाजार यहाँ पर आया था, तो क्योंकि प्रीमियम गिरा ही नहीं, तो मैं 1,00,000 रुपए के आसपास का लॉस रखा था, लेकिन 1,50 हो गया था। इसके बाद ये वापस आके 80 या 70,000 के आसपास आ गया, तो मुझे लगा कि प्रीमियम गिर रहा है। एक कैंडल इतना बड़ा आया कि मेरा प्रीमियम ना 6,40,000 लॉस में, मतलब टर्मिनल को क्लोज किया। असल में 11,50,000 के आसपास शो किया था, मतलब हालांकि बहुत कम टाइम के लिए शो किया था, क्योंकि यहाँ पर कॉल में भी प्रीमियम बढ़ रहा था। कॉल मतलब आईबी ओपन हुआ था 85 में, चला गया था 125, आप लोगों को पता होगा, शायद इस कैंडल में गया था, ओके। मैं यहाँ भी ट्रेड प्लान किया था, तो ये जो मेरा 11,50,000 हो गया था, मैं देख के खुद भी आश्चर्य से डर गया था, क्योंकि इतना बड़ा लॉस मेरे स्पेशली इंडेक्स ट्रेडिंग में कभी हुआ नहीं था। फिर 6,40,000 थोड़ा रिकवर हो गया, यहाँ पर वापस आ गया, ग्रीन कैंडल बना, तो मैं 9:40 के आसपास ट्रेड को क्लोज कर दिया, स्क्रीनशॉट शेयर किया था। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रीमियम गिरेगा, मतलब गिरा भी था, लगभग 110 के आसपास से वापस आके फिर 90 के आसपास आ गया था, और बाजार साइड में था। तब तक बजट भाषण भी शुरू हो गया था, प्रीमियम गिर भी रहा था। यहाँ पर मुझे ना ये ट्रेड मेरा लगभग 3,30,000 वापस आ गया था। एक कैंडल फिर आया और फिर से मेरा 11,50,000 के आसपास लॉस दिखाया, और 9,90,000 में लॉस टर्मिनल को मैंने क्लोज किया, ठीक है। ऐसा रहा है कुल मिला के आज का दिन, और बेहद ख़राब रहा। मैं इतना चाह नहीं रहा था कि इतना मेरा नुकसान हो, ओवरऑल नुकसान में हूँ, और कुछ दिन तक ब्रेक रखूँगा मैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि स्पेशली मैं कुछ चीज़ और सुधार करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी मैं ये देख रहा हूँ, मैं पिछला डायरी को अगर मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि फिनांस निफ्टी मेरा बड़ा लॉस हुआ है, एक दिन सेंसेक्स मेरा बड़ा लॉस हुआ था, फिर मिड कैप निफ्टी में बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि इनका जो ऑप्शन आता है, प्रीमियम आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइक आते हैं, और मेरा मेजर लॉस इन्हीं इंडाइसेस में हुआ है। तो मैं प्लान किया हूँ कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है। हालांकि वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे अपन क्या कर सकते हैं इन सब के बारे में, लेकिन पूरा फोकस रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। 915 का मैं ट्रेड प्लान किया था, सॉरी 920 का ट्रेड प्लान किया था बैंक निफ्टी में, वो तो मैं लगभग पूरा दिन में प्लस में क्लोजिंग किया हूँ। लाइव में ट्रेड करते उन लोगों को पता भी होगा, ओके। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में नुकसान नहीं है, जो भी नुकसान है फिनांस निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में नुकसान हुआ है। तो एक तरीके से उसी तरीके से हो गया मेरे साथ, जैसे मैं स्टॉक में ट्रेड करता था उस समय स्टॉक ऑप्शन भी मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो केवल प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, बाकी इंडाइसेस को मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। थोड़ा नहीं, मुझे पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ तो सबक लेना पड़ेगा, नहीं तो डीमेट खाली हो जाएगा, ठीक है। आज 10 लाख रुपए चला गया। मैं जहाँ से इस साल ड्रॉ डाउन शुरू किया था लगभग 35 लाख रुपए लॉस से, वही 35 का 35 वापस आ गया, जबकि मैं 13 लाख रुपए लॉस में आ गया था, मतलब ड्रॉ डाउन फेस कवर करके। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, बट ठीक है, अब करना तो मुझे ही है, राइट। देखते हैं साल ईयर एंड तक क्या होता है। ईयर एंड तक प्रॉफिट आना पड़ेगा, ईयर एंड तक अगर प्रॉफिट नहीं आए तो फिर ऑप्शन छोड़ ही दूंगा, कम्प्लीटली नहीं करना है फिर, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सब के ऊपर बात करेंगे।
और कल के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बात किया था कि अगर इस चैनल के नीचे ब्रेक करता है तो फिर बाजार अच्छा खासा गिर सकता है, लगभग 1800 2000 पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और निफ्टी देखेंगे तो वो कम्प्लीटली रिकवर कर गया है। तो मे भी निफ्टी अपर साइड में वापस ये 24,800 या फिर 25,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे लगता है बाजार इसको डाइजेस्ट कर लिया है। अगर पॉजिटिव होता है तो इसमें हमें अपर साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। और निफ्टी का, बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है। मैं एक पॉइंट और शेयर करूंगा कि बजट के दूसरे दिन ना मार्केट में काफ़ी अच्छा स्पाइक आता है बोथ साइड, ठीक है। जिधर आएगा आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में बेटर ट्रेड होना चाहिए। मैं बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर कट व्यू रखना चाहूँगा। 51,100 के आसपास ही इसमें बाई का ट्रेड प्लान करना चाहिए, इस लो के आसपास से। तो आज के लो के आसपास ही इसमें ट्रेड प्लान करना ज़्यादा बेटर रहेगा हायर साइड के लिए, और ये पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है, मे बी आने वाले दिनों में हायर साइड में मार्केट मूवमेंट कर जाए, ठीक है। लेकिन कल एक्सपायरी है तो कल क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करिएगा मॉर्निंग में तो ट्रेड मत करिएगा। अगर बाजार थोड़ा सा रुक जाता है, फिर देखिए एक बहुत अच्छा सेटअप मुझे नज़र आता है ये इस टाइप का। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा स्लो बाजार अपर साइड में 50 to 500 की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो अपर साइड का थोड़ा ट्रेड इसमें देखा जा सकता है, लेकिन छोटा क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा है, ठीक है। आप इतने बड़े स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। 300-400 पॉइंट और लगभग 300-400 के आसपास का टारगेट है। तो अगर बाजार यहाँ पर थोड़ा रुक जाता है इस टाइप का, फिर अपर साइड मूवमेंट करता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज लोअर साइड का बाई सबसे बेटर रहेगा। मैं प्रीफर करूंगा बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करने के लिए कि 51,000 के आसपास मिले तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इस रेंज में अगर छोड़ भी दें तो बेटर रहेगा। प्रीमियम सुबह सुबह कल के दिन पे शॉर्ट करना मत। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम सुबह सुबह मिलता नहीं है, ठीक है। बजट के एक दिन के बाद वॉलेटिलिटी बनी रहती है, प्रीमियम गिरता नहीं। और ऑलरेडी आज प्रीमियम काफ़ी अच्छा गिर चुका होगा, आप देखेंगे तो IB ने काफ़ी अच्छा गिर चुका होगा। मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, उसका पेनी स्टॉक का 1-2 दिन में शेयर करूंगा। कई स्टॉक अभी भी लिए तो डबल हो गया है। स्टॉक मेरा बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कुल मिला के स्टॉक्स में ही ट्रेड करना पड़ेगा अपने को, बेटर होगा। देखिए 15 आ गया है अभी, ठीक है। और बैंक निफ्टी का IB देखेंगे तो बैंक निफ्टी का IB 21-22 आ गया है। कल लगभग 26-27 के आसपास ओपन होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, तो बहुत अच्छा प्रीमियम इसका डीके होगा नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। और इसके बाद हाँ, हम लोग 9:30 का ट्रेड इसमें प्लान जरूर कर सकते हैं। 9:30 का ट्रेड प्लान आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अगर अपने को कल बेटर ट्रेड दिखा बाई करने के लिए तो मैं कहूँगा कि निफ्टी को प्लान करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। निफ्टी अगर हायर साइड निकलता है तो निफ्टी में प्लान किया जा सकता है। ये भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट में तो हेड एंड शोल्डर जैसा सेटअप दिखेगा अपर साइड में। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, आज के स्विंग हाई के ऊपर निकलता है, तो इसमें ट्रेड प्लान किया जा सकता है 24,550 के ऊपर, 24,550 के ऊपर। और इस सब लो का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 24,440 का 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस है। टारगेट भी आपको ठीक ठाक मिलना चाहिए अपर साइड में, ठीक है। लगभग 700-800 की तरफ का टारगेट आपको मिल सकता है, ओके। छोटा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाई करना चाहिए 24,800 की तरफ, ठीक है। अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेड प्लान करना चाहेंगे, एक दिन के बाद एक्सपायरी है, तो मैं कहूँगा 25,000 का पुट सेल कर दो, 25,000 का ITM पुट सेल कर दो और ATM बाई कर लो। बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड होगा। मैं शेयर करना चाहूँ आप लोगों को, देखिए। तो ये ट्रेड भी इसमें प्लान किया जा सकता है पोजिशनली, लेकिन आपको एक्सपायरी दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको शेयर करना चाहूँगा, ये रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा। या फिर देखो मैं ऑलरेडी ये प्लान किया हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ है इस टाइप का। तो 2,000 का रिस्क है, 10,000 का प्रॉफिट है। इसको थोड़ा सा और कम करना चाहें तो ITM एक शॉर्ट कर दो, ठीक है, और ये बाई कर लो। इसको मैंने किया है, आप इसको देख लो, पहले चेक कर लो। ये मैंने 6 किया है, ठीक है, 6, ये 6, और ये मैंने 3 बाई किया है, 3, 3, ठीक है। ये समझ सकते हो आप मैंने कैसे किया है, इसको थोड़ा सा देख लेना, वर्क कर लेना। इसी रेंज में रह जाएगा तो 11,000 रुपये लॉस होगा। ऊपर चले जाएगा तो 25,000 तक मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं कंप्लीटली गलत हो गया, बाजार नीचे आ गया 24,300 की तरफ, तो फिर मुझे थोड़ा लोअर साइड में प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी रेंज में रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं थोड़ा कम देख रहा हूँ। तो इस टाइप का भी ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं फ्रेंड्स कल, अगर आपको मौका मिलता है तो। बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन होता है तो ऐसा ट्रेड इसमें देखना चाहिए। बाकी इंडाइसेस को थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। मैं प्रीफर नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए। चलिए, और स्टॉक्स जैसे मैं 1-2 दिन पहले शेयर किया था, आई थिंक कल ही मैंने शेयर किया था। और टाटा टेली सर्विसेज को, इसका ब्रेकआउट होने वाला है। ब्रेकआउट हो जाएगा तो इसको हम लोग बाई करके जा सकते हैं 112 के ऊपर। 112 के ऊपर वेट करिएगा, बहुत अच्छा मोमेंट मिल सकता है, ठीक है। TVZ मैं आप लोगों को 106 107 आसपास बताया था, 155 चला गया, 50% रिटर्न दे दिया है। मैं फिर इसको ऐड किया हूँ और बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। टारगेट हमारा 300 का रहेगा। तो अभी भी यहाँ से 150 पॉइंट मूवमेंट करने का है, मतलब डबल होने का टारगेट है, ठीक है। कुछ दिन पहले से मैं आप लोगों को बोल रहा था एंजल वन
ठीक है। एंजल वन आज 6% का मूवमेंट दिया था, हालांकि कम में आके क्लोजिंग दिया है, लेकिन रीटेस्ट बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट रीटेस्ट है। देखिए इसका हाई देखो आप, इसका हाई है 2022, आज का लो क्या है, आज का लो है 2025, कितना परफेक्ट रीटेस्ट है। ठीक है, बहुत रेयर मिलता है। मैं टारगेट रखूंगा इसका 4000 का, अगर आप नहीं लिए तो अभी भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहा आज की स्टॉक्स और इंडेक्स के ऊपर मेरा व्यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।